फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कस्टम के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को जरूर जरूर क्लिक करना। हम आपके लिए सीए फाइनल और सीए इंटर के लिए जीएसटी का कंटेंट लाते हैं। तो आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है टोटल 3 चैप्टर, टाइप ऑफ ड्यूटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले सर टाइप ऑफ ड्यूटी, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये जो बीसीडी है ये सेक्शन 12 के हिसाब से लगेगी एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। तो जो बीसीडी का रेट है वो कस्टम टैरिफ एक्ट से मालूम पड़ेगा। और बीसीडी किसके ऊपर लगेगी सर? एक तो कस्टम टैरिफ एक्ट में जो जो गुड्स बोलेंगे उसके ऊपर, और इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो बीसीडी इज लेविएबल ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब रेट्स ऑफ बीसीडी सेक्शन 2 में दिया हुआ है। 2 स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल में इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रेट दिए हुए हैं और सेकंड स्केड्यूल में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रेट दिए हुए हैं। अब हमेशा याद रखना 2 रेट होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रेट और एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। अब जनरली तो स्टैंडर्ड रेट लगता है और स्टैंडर्ड रेट इज 10%। तो अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं करे तो बीसीडी का रेट कितना लेना है? 10%। अब कभी कभार आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी भी लगती है। प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी का मतलब है आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है और जो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी है उससे कम ड्यूटी लगाई जा रही है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। अब सर ये सबको तो नहीं मिलेगा प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। सपोज करो नॉर्मल रेट है 70% पर प्रेफरेंशियल रेट है 50%। तो भाई ये प्रेफरेंशियल रेट आखिरकार किसको मिलेगा? तो सबसे पहले गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द एरियाज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी प्रेफरेंशियल एरियाज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे ये एरियाज प्रेफरेंशियल एरियाज हैं और अगर आपने गुड्स वहां से इंपोर्ट करें तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा और लोअर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बीसीडी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर ये जो लोअर प्रेफरेंशियल रेट है ये जनरली आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स के बीच में रहता है। अब क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी फॉर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी? सबसे पहला, आपको क्लेम करना पड़ेगा फॉर प्रेफरेंशियल रेट और आपको ये क्लेम करना पड़ेगा कि गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड ये प्रेफरेंशियल एरिया में हो रहे हैं। सर प्रेफरेंशियल एरिया शुड बी नोटिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट और ओरिजिन ऑफ द गुड्स शेल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 4(2) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो जो गुड्स का ओरिजिन है वो इसके हिसाब से होना चाहिए और अगर इंपोर्टर फेल्स टू डिस्चार्ज द अबव द गुड्स शैल बी लायबल टू स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। आगे आ जाओ सर, दूसरा जो टैक्स लगता है वो लगता है आईजीएसटी। अब हमेशा याद रखना कि सर जो आईजीएसटी लगता है ना वो सेक्शन 5 के हिसाब से लगेगा और कलेक्ट होगा अंडर सेक्शन 3(7) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट और आईजीएसटी का जो मैक्सिमम रेट है वो 40%। ठीक है, अब एक डायग्राम है जो इस चैप्टर में आपकी बहुत मदद करेगा। ये देखो, हमेशा आप एक चीज याद रखना, असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू के बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी। सपोज करो असेसेबल वैल्यू है 1 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10,000, एज्यूमिंग स्टैंडर्ड रेट है 10%। अब सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर क्वेश्चन ना भी बोले तो भी लगाना पड़ेगा और सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही रहता है, तो 10%। अब टोटल वैल्यू फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स 1,11,000। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आईजीएसटी के लिए वैल्यू निकलेगी ना उसमें असेसेबल वैल्यू, बीसीडी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज सबको जोड़ा जाएगा और फिर 1,11,000। सपोज करो आईजीएसटी का रेट है 12%, तो 1,11,000 का 12% कितना होता है? 111,000 इंटू 12%, तो 13,320 रुपए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13,320 रुपए और फिर टोटल कस्टम ड्यूटी हो जाएगी 10,000, 11,000, 11,000 और 13,320, तो ये आ जाएगा 24,320 रुपए टोटल कस्टम ड्यूटी। अच्छा, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है ना वो भी राजा उसी वैल्यू पे लगेगा जिस वैल्यू पे आईजीएसटी लगा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट तो हम सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं आईजीएसटी के कि आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना होगा? 40%। ठीक है, अब देखो सर
हाउ टू कंप्यूट असेसेबल वैल्यू फॉर लेविंग द इंटीग्रेटेड टैक्स। 14 में जो वैल्यू डिटरमाइन हुई, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एनी अदर सम डेट इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, और फिर उसके ऊपर लग जाएगा हमारा आईजीएसटी। इन केस वेयर इंपोर्टेड गुड्स आर लाइबल टू एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी। अगर भाई कोई भी गुड्स में एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी लग रही है, सर ये क्या होता है बताएंगे, तो उस केस में जो आईजीएसटी आप निकालोगे उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी भी कैलकुलेट करोगे। मतलब आईजीएसटी आखिरी में निकालना है सारी ड्यूटीज को जोड़ने के बाद, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटीज भी आ जाएगी। अब सर इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि सर जब गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं और आपने वेयर हाउस से क्लियर करा दिया, होम कंजम्पशन के लिए आप क्लियर कराते हो, पर वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं हो रहा है, आपने वेयर हाउस गुड्स क्लियर करा दिया और वेयर हाउस गुड्स किसी और को बेच दिए, तो इस केस में व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर लेविंग आईजीएसटी। क्योंकि देखो जीएसटी में तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि अगर वेयर हाउस गुड्स आप क्लियर कराते हो तो जीएसटी एक्ट तो बोलता है कि इसको शेड्यूल 3 में लाएंगे और शेड्यूल 3 के हिसाब से इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। बट आज मैं जीएसटी एक्ट को नहीं पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको कस्टम एक्ट बता रहा हूं। तो कस्टम एक्ट बोलता है नहीं भाई इसके ऊपर हम जीएसटी तो लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर कस्टम भी लगेगा। अब डाउट यह आया कि भैया कौन सी वैल्यू पे लगाओगे, तो ये बोलते हैं वैल्यू डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 14। तो जब आपने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, वो वाली वैल्यू इनटू बॉन्ड मतलब वेयर हाउस के लिए जब आप डिपॉजिट कर रहे थे तब आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, उसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, प्लस बीसीडी प्लस एनी अदर सम लेवेबल अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज अ कस्टम ड्यूटी, प्लस बीसीडी प्लस और कोई कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस को माइनस कर देना, और ट्रांजैक्शन वैल्यू सेल वैल्यू दोनों में से विच एवर इज हायर। अच्छा सर अगर 4-5 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ए से बी, बी से सी, तो जो हायर वैल्यू है ना हमको वाली वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आगे आ जाओ। फिर है भाई सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स 10% ऑफ बीसीडी, तो जो बीसीडी है उसका 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ड्यूटीज एक्सक्लूडेड सेफगार्ड, काउंटर बेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस, इन सबके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। शॉर्ट में बोलूँ तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी के ऊपर लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे बात करते हैं सर इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और इनहेंस द एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेक्शन नंबर 8। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड बाय द अमेंडमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी पावर से एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर सकती है। कंडीशन क्या सर, गुड्स मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, चाहे सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड हो या ना हो, और नेसेसरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हो। और सेक्शन नंबर 8 है भी यही बोलता है कि सर इनहेंस इंपोर्ट ड्यूटीज, कंडीशंस क्या है, गुड शुड बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड नेसेसरी सर्कमस्टांसेस शुड एग्जिस्ट। अब पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर, सेक्शन नंबर 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी कैन इम्पोज अ सेफगार्ड मेजर। कब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई भी गुड्स इंडिया में इंक्रीज क्वांटिटी में आ रहे, होता है ना चाइना अमेरिका बहुत हैवी क्वांटिटीज में इंडिया में गुड्स लाते हैं। एक और चीज, ये जो इंक्रीज इंपोर्टेशन है ये सीरियस इंजरी कॉज कर रहा है टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो भाई डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको सीरियस इंजरी हो रही है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकती है और सेफगार्ड मेजर्स लगा सकती है। तो ये याद रखना, इंक्रीज क्वांटिटी और इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर इंक्वायरी इम्पोज द सेफगार्ड मेजर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सेफगार्ड मेजर लिया है? हाँ भाई, सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगी। ये सेफगार्ड ड्यूटी में सर टैरिफ रेट कोटा भी लगा सकती है और अदर मेजर्स एज द सीजी डीम अप्रोप्रिएट, तो अलग अलग कोटा लगा सकती है कि इतना मंगवाओगे तो इसके ऊपर इतना ड्यूटी, इतना मंगवाओगे तो इसके ऊपर इतना ड्यूटी। सर कितने टाइम तक ये ड्यूटी लग सकती है? 4 साल, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं बट मैक्सिमम 10 साल तक। 4 साल, 4 साल और फिर 2 साल और मैक्सिमम 10 साल। प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा सकते हैं सर, तो प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी लगा सकते हैं फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 200 डेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड मेजर, इसमें क्वेश्चन भी आता है सर, अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज से आर्टिकल्स आ रहे हैं वो टोटल इंपोर्ट के 3% से ज्यादा नहीं है, मतलब शेयर ऑफ इंपोर्ट डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट। सपोज करो 100 रुपए का इंपोर्ट आ रहा है, अगर 2 रुपए 3 रुपए कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 का आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 100 का 3% तक हम अलाउड करेंगे। फिर सर अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, तो एक से अगर ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो एग्रीगेट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री ईच विद लेस देन 3% एंड टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट। भाई ये ऐसे ही है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और एग्रीगेट 50 लाना है, तो ये यही बोल रहे हैं कि भाई अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से ला रहे हो तो 3% और सबको जोड़ जाड़ के 9%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर सर इंपोर्ट्स बाय 100% ईओयू और यूनिट्स इन एसईजेड एक्सेप्ट इन स्पेसिफाइड केसेस, अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एसईजेड मंगवा रहे हैं तो उस केस में भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर सर एंटी डंपिंग ड्यूटी सेक्शन 9A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ये देखो ध्यान से, व्हेन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया is less than the normal value of like articles sold in the domestic market of exporter, it is known as dumping। क्या मतलब भाई, सामने वाला अपनी कंट्री में सपोज करो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचता है और वही प्रोडक्ट वो इंडिया में एक्सपोर्ट करके बेच रहा है 60 रुपए में, इसको ही बोला जाता है डंपिंग। कि भाई वही प्रोडक्ट आपकी कंट्री में ज्यादा का बिकता है और आप जानबूझ करके इंडिया में उसको कम में बेच रहे हो ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म कर सको, दैट इज नोन एज व्हाट, डंपिंग। तो फिर डंपिंग के लिए हम लगाएंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखो भाई सेक्शन 9A1 क्या बोलता है, वेयर एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड बाय द एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी टू इंडिया एट लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, then upon importation of such article the central government may impose an anti-dumping duty not exceeding the margin of dumping। तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, मार्जिन ऑफ डंपिंग जितना होगा उतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ये सर ये क्या है सर, कस्टम एक्ट के जो प्रोविजन है, रूल्स रेगुलेशंस है, डिटर्मिनेशन असेसमेंट लेवी शॉर्ट लेवी, अंडर दिस सेक्शन ये इसके ऊपर भी लग जाएगा भाई, एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर भी कस्टम्स के सारे नियम कायदे कानून लगेंगे। सर नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, या तो इंजरी मार्जिन और मार्जिन ऑफ डंपिंग दोनों में से जो कम होगा वो लगाई जाएगी। अब मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है सर, मार्जिन ऑफ डंपिंग इज नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर नॉर्मल वैल्यू मतलब कंपेरेबल प्राइस एट विच द गुड्स अंडर द कंप्लेंट आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड। अमेरिका, सपोज करो एक्सपोर्ट कंट्री अमेरिका, अमेरिका में ये गुड्स कितने में बेचे जाते हैं। ठीक है सर, अगर नॉर्मल वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्री, भाई अमेरिका में ये गुड्स जितने में बेचे जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन पता ही नहीं पड़ पा रही, तो कई थर्ड कंट्री में बेचे जाते होंगे, तो कंपैरेबल रिप्रेजेंटेटिव एक्सपोर्ट प्राइस, तो थर्ड कंट्री में कितने में बेचे जाते हैं। और अगर ये भी नहीं मालूम पड़ा है तो सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग जनरल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ देंगे एक रीजनेबल, तो उससे भी हमारी प्राइस आ जाएगी। वैल्यू तो निकालनी है भाई। फिर सर व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री, कि आप ये कितने का लाए इंडिया में बेचने के लिए, इंडिया में कितने में लैंड करा, दैट इज एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इंजरी मार्जिन, इंजरी मार्जिन इज सर लैंडेड वैल्यू ऑफ डम्प्ड आर्टिकल्स एंड फेयर सेलिंग प्राइस ड्यू टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फेयर सेलिंग प्राइस बोलो या नॉन इंजीरियस प्राइस बोलो, ये तो आपको एग्जाम में ही दे देगा। डम्प्ड आर्टिकल्स की लैंडेड वैल्यू क्या है, फेयर सेलिंग प्राइस क्या है, इनका डिफरेंस और इंजरी मार्जिन निकालने का, मार्जिन ऑफ डंपिंग निकालने का, दोनों में से जो लोअर है बस वो। सर व्हाट डू मीन बाय लैंडेड वैल्यू, लैंडेड वैल्यू मतलब जो कस्टम के हिसाब से असेसेबल वैल्यू आई
एंड एप्लीकेबल बीसीडी, सिर्फ बीसीडी को ही जोड़ना है, एसडब्ल्यूएस को भी नहीं जोड़ना है, एक्सेप्ट स्पेशल ड्यूटीज, ये सब जो भी स्पेशल ड्यूटीज हैं उन सबको हटा के, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, सर कहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी? शल नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू और यूनिट्स इन एसईजेड, तो 100% ईओयू और एसईजेड यूनिट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी, अनलेस अगर स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में एप्लीकेबल है तो लगानी पड़ेगी, और सच आर्टिकल इज क्लियर्ड एज सच इनटू डीटीए, अगर आर्टिकल डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में क्लियर हुआ है और यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर्ड इनटू अ डीटीए, तो या तो यूज हुआ है इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर में यूज हुआ है जिसको हमने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में क्लियर कर दिया, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, बहुत बार क्या होता है ना, फॉरेन की कंट्रीज गुड्स को सब्सिडी देती है, अब सब्सिडी देने की वजह से वो गुड्स फॉरेन में तो सस्ता हो गया, अब इंडिया वाले इसको नलीफाई कैसे करेंगे? जितनी सब्सिडी फॉरेन गवर्नमेंट ने दी उतनी ऑल टुगेदर सब्सिडी को ऐड कर देंगे यहाँ पे, किस नाम से? काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। तो सर एनी कंट्रीज पे सब्सिडी अपॉन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्टेशन ऑफ आर्टिकल, सच आर्टिकल इंपोर्टेड इनटू इंडिया वेदर और नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और वेदर और नॉट इन द सेम कंडीशन, इससे मतलब नहीं है कि आपने मैन्युफैक्चर की कंट्री से मंगवाया, सेम कंडीशन में मंगवाया है, तो उस केस में सब्सिडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सब्सिडीज आर्टिकल इज इम्पोज। सर कितनी लगाएंगे? मैक्सिमम जितने उन्होंने सब्सिडी बस उतनी लगाएंगे। अब सब्सिडाइज आर्टिकल एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों के लिए कॉमन प्रोविजन है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स और एक्सटेंशन ऑफ पीरियड अप टू 5 ईयर्स, 5 साल के लिए लगेगी और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सर्कमवेंशन ऑफ ड्यूटी, भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ड्यूटी को बचाने के लिए नाम, डिस्क्रिप्शन, कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल चेंज कर देते हैं, अनअसेंबल्ड फॉर्म में ले आते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन अलग बताते हैं, इन एनी अदर मैनर। भाई अगर आप ये सब कर्म कांड कर रहे हो तो आपके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी और ड्यूटीज लग सकती है, ऐसे ही मानेंगे कि भाई आपने तो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मंगवाया था, मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी, सर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? भाई अगर सामने वाला, हमने यहाँ पे ड्यूटी लगाई, वो शाणे लोगों ने वहां पे अपनी प्राइस और कम कर दी, तो अब क्या होगा? अब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी। इफ देयर इज एन डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक्सपोर्ट प्राइस कम हो गई, विदाउट कमेंसरेट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्राइस रीसेल प्राइस इन इंडिया, इंडिया में चेंज नहीं हुआ प्राइस, पर वहां पे प्राइस उन्होंने कम कर दिया, तो भाई जब वहां पे उन्होंने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली लोग फिर यहां से इंपोर्ट करेंगे ना वो वाला प्रोडक्ट, तो इस केस में इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी, करस्पॉन्डिंगली फिर वापस से उतनी ड्यूटी लगा देंगे। फिर ये तो बात हो ही चुकी है सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ड्यूटी 100% ईओयू एसओजेड अनलेस नोटिफिकेशन में लिखा हो, और अगर डीटीए में क्लियर करा हो तो ये लग जाएगी। सर्कमवेंशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी में बी एक्सटेंडेड मॉडिफाइड फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी, जब से इंक्वायरी हुई है तब से हम ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव लगा सकते हैं। फिर सर नो लेवी अंडर सेक्शन 9 और 9A, काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी आर नॉट लेविएबल फॉर सेम सिचुएशन, या तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाओ या तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, दोनों ड्यूटी साथ में नहीं लगा सकते। फिर सर अगर आर्टिकल्स आर एग्जेम्प्ट तो दोनों ड्यूटीज आर नॉट लेविएबल। फिर बोथ ड्यूटीज नॉट लेविएबल ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्री ऑफ WTO, भाई अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर कंट्री वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, या जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट है, तो भी ड्यूटीज नहीं लगेगी। प्रोविजनल काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटीज नॉट टू बी लेविड इफ आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्रीज, ये थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सर सेक्शन 9C बोलता है आप अपील कर सकते हो, अपील CESTAT, ये कस्टम का अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्राइब्यूनल है। टाइम लिमिट क्या है सर? विद इन द 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर आप इधर अपील कर सकते हो। फिर सर कंपनसेशन सेस, तो देखो कंपनसेशन सेस सिर्फ सिन गुड्स के ऊपर
और लग्जरी गुड्स के ऊपर जैसे पान मसाला टबैको, इनके ऊपर कंपनसेशन सेस लगता है। अब कंपनसेशन सेस की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। जनरली इसका लॉजिक ये था कि जीएसटी के आने के बाद जो जो स्टेट्स को जीएसटी से नुकसान होगा उनको कंपनसेट करा जाएगा, तो इसलिए हम एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाते हैं। तो सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन्हीं गुड्स के ऊपर लगेगा। कंपनसेशन सेस भी उसी वैल्यू के ऊपर लगेगा जिस वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी लगा है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टन आइटम्स, सर ये सेस एक लगा देंगे। एप्पल्स, काबुली चना, यूरिया, इनके ऊपर स्पेसिफाइड गुड्स एक नोटिफाइड रेट के ऊपर ये वाला सेस भी लगा सकते हैं। आया समझ में? सर ये हो गया क्या चैप्टर? मैं आपको बता देता हूँ ना, मॉड्यूल से बता देता हूँ चैप्टर हुआ या नहीं हुआ। ये हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसमें हमने ये पढ़ा स्टैंडर्ड रेट, प्रेफरेंशियल रेट, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ कहाँ पे प्रेफरेंशियल रेट लगेगा। आईजीएसटी, अब ये आईजीएसटी में ना इन्होंने इतनी सारी ज्ञान गणित की बात करी, पर इंपॉर्टेंट मैंने आपको यही बताया कि सर आईजीएसटी सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? सब ड्यूटीज को जोड़ दो, सब ड्यूटीज को जोड़ दो। कितना मैक्सिमम है? 40%। तो सब ड्यूटीज को जोड़ने के बाद आईजीएसटी लग जाएगा और कंपनसेशन सेस भी उसके ऊपर लगेगा। ये कंपनसेशन सेस 31 मार्च 26, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाँ ये आईजीएसटी, ये मैं वही तो बता रहा था आपको, सारी ड्यूटीज को जोड़ने के बाद आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। वेयर हाउस गुड्स, तो वेयर हाउस गुड्स में हमेशा याद रखना सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपने पूरे के पूरे गुड्स बेच दिए तो वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 8 और द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, और वेयर एनी पार्ट्स ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, पूरे नहीं बेचे आपने, थोड़े से ही बेचे, तो प्रपोर्शनेट वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। और बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपने 2-3 ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन है ना वो वाली वैल्यू ली जाएगी। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो जो सी ने डी को बेचा वो जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो वाली वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। हाँ अब ये थोड़ी सी टाइम पास बातें हैं, अब इतनी काम की नहीं है, पर सुन लो फटाफट से। सेक्शन 3(1), सेक्शन 3(1) बात करता है एडिशनल ड्यूटी की। अगर कोई भी गुड्स इंडिया में उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो सर आज भी कुछ कुछ गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर वैसे का वैसा सेम गुड्स फॉरेन से आ रहा है तो भाई हम उस गुड्स के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, ठीक है। सर ये एक्साइज ड्यूटी आज किस किस गुड्स पे लगती है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है ये जो एडिशनल ड्यूटी अंडर 3(1) है ये पेट्रोलियम और टबैको प्रोडक्ट्स पे लगेगी। एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा। फिर एल्कोहलिक लिकर, सर एल्कोहलिक लिकर के ऊपर भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एडिशनल ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी तो एल्कोहलिक लिकर के ऊपर भी लग सकती है, ठीक है। फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर 3(3). अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है भाई? जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसको कंपनसेट करने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। तो ये बोल रहा है रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेम नेचर टू बी यूज इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेवी सच ड्यूटी अगर उसको लग रहा है तो, ठीक है। फिर लेवी ऑफ एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) में एडिशनल ड्यूटी लगेगी टू काउंटर सेल्स टैक्स, वैट और लोकल टैक्स। अगर आज भी कोई गुड्स पे सेल्स टैक्स, वैट और लोकल टैक्स लग रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए 3(5) की ड्यूटी लगेगी। ये इमरजेंसी पावर की बात हो गई थी।
हाँ ये देखो, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप अपील कर सकते हो। सर अपील कितने टाइम में करनी है भाई? अपील आपको 90 दिन के अंदर अंदर करनी है। एक और चीज़, अपील कहाँ कहाँ पे अपील हो सकती है सर? सब्सिडी, डंपिंग, उस रिगार्ड्स में आप अपील कर सकते हो। इंपोर्ट इन इंक्रीज क्वांटिटी, अगर भाई इंक्रीज क्वांटिटी में इंपोर्ट करा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थ्रेट है, अपील कर सकते हो। अपील की फीस है 15,000 रुपये। और अगर स्टे चाहिए, ग्रांट ऑफ स्टे चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए या रिस्टोरेशन ऑफ अपील चाहिए, वापस से अपील को रिस्टोर करना चाहते हो तो 500 रुपये की फीस लग जाएगी। ये कुछ काम का नहीं है, एग्रीकल्चर और ये सब, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ 30% विद द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल। असेसेबल वैल्यू 30 lakhs, शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री 4%। भाई 3% तक होता तो हम माफ कर देते, अब 4% तो माफ नहीं करेंगे। बीसीडी 10%, आईजीएसटी 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। टोटल कितना है भाई? 30 लाख रुपए। और सेफगार्ड ड्यूटी कितनी है भाई? 30%। अब देखो, है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये देखो, सबसे पहले तो 30 लाख रुपए, ठीक है। 30 लाख के ऊपर आप लगा दो बेसिक कस्टम ड्यूटी, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बीसीडी लगाना 10%। अब जैसे ही आप बीसीडी लगाओगे 10%, चुपचाप सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना, कुछ मत सोचना, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको वैसे ही करना है। फिर उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटी। अब सेफगार्ड ड्यूटी कितनी भाई? 30%। क्या लगेगी? हाँ सर लगेगी, क्योंकि 3% तो 9 लाख। और टोटल के बाद जो आखिरी टोटल आए उसके ऊपर आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। आया समझ में? आईजीएसटी हमेशा आखिरी में ही लगेगा, पहले आईजीएसटी नहीं लग सकता। ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये आ सकता है एग्जाम में कि प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी तो इतना कुछ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। डिटरमाइन द टोटल ड्यूटीज पेबल इफ राव इंपोर्टेड रबर फ्रॉम मलेशिया एट द लैंडेड प्राइस ऑफ 25 लाख। It has been notified by central government that share of import of rubber from developing countries against total import to India exceeds 5%. भाई 3% तक रहता है तो 5% है। सेफगार्ड ड्यूटी नोटिफाइड इज 30%। बहुत बढ़िया, तो ये लगाओ इसके ऊपर भी ड्यूटी। ये 25 लाख, फिर बीसीडी, फिर उसके बाद सेफगार्ड ड्यूटी। बहुत सिंपल है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी अपन ने करा। बीसीडी, सेफगार्ड ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा बीसीडी पे लगेगा, आईजीएसटी टोटल पे लगेगा, टोटल कस्टम ड्यूटीज आ जाएगी, कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये वाला चैप्टर हमारा डन डनाडन खत्म हो गया। मॉड्यूल से भी मैंने कोशिश करी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करने और कमेंट करने में कंजूसी मत करो, आपके लाइक से हमको मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अब शुरू करते हैं भाई दूसरा चैप्टर। इसका तो नाम ही बहुत सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। 15 मिनट में चैप्टर हो जाएगा। सबसे पहले सर, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करना क्यों है भाई? क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी ड्यूटी, कितना अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल है। और क्लासिफिकेशन हमारे देश में होता है HSN सिस्टम, डेट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट। अब दो स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल बताता है कौन से गुड्स लाइबल टू इंपोर्ट ड्यूटी, सेकंड स्केड्यूल बताता है गुड्स लाइबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, टोटल 6 रूल्स है इंटरप्रिटेशन के और 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, MCQ में ध्यान रखना। फिर सबसे पहला 1 2 3 अब ये ध्यान से सुनना, ये रेलेवेंस क्या है। 1 मतलब आर्टिकल, ग्रुप ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इज द सब क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल। 2 मतलब ग्रुप ऑफ आर्टिकल इज सब क्लासिफिकेशन ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग आर्टिकल, जो हमारा 1 था। 3 मतलब कि भाई सब क्लासिफिकेशन ऑफ 1 और 2। सर ये क्या बोल रहा है? देखो, अब ये ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ये वैसे सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, पर ध्यान रखो। चैप्टर नंबर 8,
एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स, पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स और मेलन। ये चैप्टर नोट्स। यहाँ पे क्या नहीं आता है भाई, यहाँ पे इनएडिबल फ्रूट्स और इनएडिबल नट्स यहाँ पे कवर नहीं होंगे। चिल्ड फ्रूट्स एंड नट्स आर टू बी क्लासिफाइड इन सेम हेडिंग। ड्राइड फ्रूट्स और ड्राइड नट्स ऑफ दिस चैप्टर मे बी पार्शियली रिहाइड्रेटेड। ये इन सब पर्पस के लिए। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, ये देखो, इसको प्रेजेंटेशन इन्होंने कैसे करा हुआ है। कोकोनट, ब्राजील, कैशू, फ्रेश, ड्राइड, वेदर और नॉट, शील्ड और पील्ड। ये हो गया कोकोनट मेन हेडिंग। कोकोनट के नीचे डेजिकेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद इन द इनर शेल, ये कोकोनट का एक टाइप है। अब इसके अलग अलग फ्रेश, ड्राइड, अदर्स आया। अदर्स में भी फ्रेश, ड्राइड, अदर्स। फिर ब्राजील नट्स इन शेल, शील्ड। फिर कैशू नट्स इन शेल, शील्ड। और फिर कैशू, फिर अदर्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका है, ठीक है। आपको इतना ध्यान नहीं रखना कि सर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश। फिर अगर कहीं पे भी आपको लिखे परसेंटेज ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब है ड्यूटी इज टू बी कंप्यूटेड एट द स्पेसिफिक परसेंटेज। अगर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, अगर कोई प्रेफरेंशियल रेट नहीं तो स्टैंडर्ड रेट दैट इज 10% एप्लीकेबल हो जाएगा। अब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहला रूल नंबर 1, जनरल रूल। टाइटल्स ऑफ सेक्शन, चैप्टर, सब चैप्टर आर फॉर ईज ऑफ रेफरेंस ओनली। टर्म्स ऑफ हेडिंग आर रिलेवेंट विथ रिलेवेंट सेक्शन एंड चैप्टर नोट्स। रूल नंबर 2 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ, रूल 2A, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड आर्टिकल। अगर कोई भी फिनिश्ड कंप्लीट आर्टिकल आए, उसका क्लासिफिकेशन तो फिनिश कंप्लीट आर्टिकल में ही करना है, पर इनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड, अनअसेंबल्ड, डिसअसेंबल्ड फॉर्म को भी सेम हेडिंग में ही क्लासिफाई करना है, अगर वो फिनिश गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है तो। रूल 2B बोलता है मिक्सचर, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विद अदर मटेरियल सब्सटेंस। सर, reference to a material substance would refer to mixture combination of that material substance, or reference to material would include reference to the goods consisting wholly partly of such material substance। सर ये क्या बोलना चाह रहा है, ये देखो बहुत सिंपल। ये देखो रूल 2A, रेलवे कोचेस रिमूव्ड विदाउट सीट वुड स्टिल बी रेलवे कोचेस। रेलवे कोचेस को सीट के साथ रिमूव करा तो भी रेलवे कोच क्लासिफाई करेंगे, विदाउट सीट करा तो भी रेलवे कोच क्लासिफाई करेंगे। अ कार विदाउट सीट वुड स्टिल बी क्लासिफाइड एज कार, बट अ कार विदाउट इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कार। है तो कार ही ना, सीट नहीं है, इंजन तो है ना भाई। आया समझ में? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब रूल 2B क्या बोलता है? रूल 2B बोलता है कि भाई मिक्सचर और कॉम्बिनेशन को भी जोड़ो। जैसे कॉफी में कॉफी मिक्स विथ चिकोरी, वो भी आ जाएगा। नेचुरल रबड़ में नेचुरल और सिंथेटिक रबड़ भी इसके पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि भाई जो मिक्सचर है वो भी मेन आर्टिकल में ही शामिल हो जाएगा। भाई अगर एक गुड्स 2 या 2 से ज्यादा हेडिंग में क्लासिफाई हो रहा है तो इसमें रूल नंबर 3 है स्पेसिफिक, ओरल, जनरल। भाई अगर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन पता है तो हम स्पेसिफिक पे जाएंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे। रूल 3B बोलता है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। अगर गुड्स 3A में क्लासिफाई नहीं हो रहा है, पा रहे हैं, तो कंपोजिट गुड्स को क्लासिफाई करेंगे जो उसका एसेंशियल कैरेक्टर दे रहा है। जी भाई अगर ज्वेलरी बॉक्स में आ रही है तो मैं उसको ज्वेलरी क्लासिफाई करूंगा, मैं उसको बॉक्स क्लासिफाई नहीं करूंगा। रूल 3C बोलता है खत्म करो, लेटर द बेटर। रूल 3C बोलता है देखो भाई जो बाद में आया होगा वो सोच समझ के उसको बाद में इसलिए करा होगा क्योंकि पुराने में कोई दिक्कत होगी। तो भाई अगर 3A 3B नहीं लग रहा है तो जो आखिरी न्यूमेरिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। इसके भी एग्जांपल देखो भाई, देखो इलेक्ट्रिकल शेविंग मशीन। अब किस में क्लासिफाई करें इलेक्ट्रिकल शेविंग मशीन को? शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस? अरे भाई जब स्पेसिफिक हेडिंग आपको दिख रही है शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स तो वहां पे क्लासिफाई करो, हेडिंग नंबर 8510। रूल 3B बोलता है एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। भाई लीड पेंसिल विथ एन इरेजर एट द बैक। भाई पेंसिल या इरेजर, अरे टाइम पास है इरेजर पेंसिल ना। तो दो द अबव प्रोडक्ट इज कंपोजिट गुड, द एसेंशियल कैरेक्टर इज इट इज ऑफ पेंसिल।
एंड द अटैचमेंट ऑफ द इरेजर इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग कन्वीनियंस। तो ये पेंसिल ना कि इरेजर, ये तो सर कंपोजिट सप्लाई जैसा लग रहा है जीएसटी में। रूल 3C बोलता है लेटर द बेटर। लेटर द बेटर का मतलब ये होता है कि अगर दोनों में क्लासीफाई हो पा रहे, जैसे महिंद्रा का केस हुआ था, मोटर कार एंड अदर व्हीकल प्रिंसिपली डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, मोटर व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। भाई बाद में क्या आया 8704, नहीं समझ में आ रहा है, 8704 में क्लासिफाई करो, जिसमें जो भी कस्टम ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, डन हो गया सर। उसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 इज अकीन रूल। अकीन रूल बोल रहा है कि भाई अगर ऊपर वाले रूल के हिसाब से गुड्स क्लासीफाई नहीं हो पा रहे तो जो मोस्ट अकीन है, मोस्ट सिमिलर है, उसके हिसाब से आप क्लासीफाई कर दो। अल्टीमेटली क्लासीफाई तो करना पड़ेगा। तो देखो, प्लास्टिक फिल्म्स यूज्ड टू फिल्टर और रिमूव द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट पेस्टेड ऑन द कार ग्लास विंडो, विंडो पेंस। अब ये जो प्लास्टिक वो जो होती है ना काली काली कलर की कार में लगाते हैं, पहले तो रिस्ट्रिक्ट थी पर लोगों को पता नहीं कार में क्या करना रहता है तो लगाते तो हैं भाई लोग। तो ये कोई स्पेसिफिक एंट्री इसकी है ही नहीं, तो भाई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है तो आप क्लासीफाई नहीं करें। भाई बिल्डिंग वेयर्स ऑफ प्लास्टिक, तो बिल्डिंग वेयर्स तो नहीं है पर सर ये भी प्लास्टिक ब्लाइंड्स ही है, प्लास्टिक के पर्दे जैसे ही हैं, तो इनको कहाँ क्लासीफाई कर दो, इधर क्लासीफाई कर दो बिल्डिंग वेयर्स ऑफ प्लास्टिक। क्लासिफिकेशन तो होके ही रहेगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस कंटेनर्स यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स। कैमरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सिमिलर कंटेनर्स, इसको कैसे क्लासीफाई करें? भाई इनको आप स्पेसिफिक आर्टिकल के साथ क्लासीफाई करो। ठीक है, मतलब कैमरा केसेस को अलग से क्लासीफाई नहीं, वो कैमरा के साथ क्लासीफाई हो जाएगा। एक्सेप्शन व्हेन पैकिंग मटेरियल इटसेल्फ गिव द एसेंशियल कैरेक्टर एज अ होल। पर भाई अगर पैकिंग मटेरियल ही एसेंशियल कैरेक्टर दे रहा है तो फिर उसको पैकिंग मटेरियल से क्लासीफाई करो। रूल 5 भी क्या बोलता है? रूल 5 भी बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड पैकिंग कंटेनर्स। पैकिंग मटेरियल एंड पैकिंग कंटेनर्स प्रेजेंटेड विद द गुड्स आर टू बी क्लासिफाइड विद द गुड्स। ये वही बात बोलता है कि कंटेनर्स को आप गुड्स के साथ ही क्लासीफाई करो। एक्सेप्शन ड्यूरेबल कंटेनर्स, जिनको रिपीटेटिव यूज करा जा रहा है तो उनको अलग से आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं भाई। देखो, लेदर केसेस which are normally supplied along with goods however costly they may। तो सर भले लेदर केसेस, इनको क्या क्लासिफाई करा जाएगा? भाई इनको अलग से लेदर केसेस नहीं क्लासिफाई करा जाएगा, इनको हमको गुड्स में ही क्लासिफाई करना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन है, गैस सिलेंडर आर मेंट फॉर रिपीटेटिव यूज। तो भाई इसको हम गैस के साथ क्लासिफाई नहीं करेंगे, गैस अलग क्लासिफाई होगा, सिलेंडर्स अलग क्लासिफाई होगा। ठीक है, बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 बोलता है ओनली सब हेडिंग एट द सेम लेवल आर कंपेरेबल। एक सब हेडिंग को आप दूसरे सब हेडिंग से कंपेयर करना, यू कैनॉट कंपेयर सब हेडिंग विद द मेन हेडिंग। ठीक है, तो ओनली सब हेडिंग्स आर कंपेरेबल, अब बाकी किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब प्रोजेक्ट इंपोर्ट मैं आपको मॉड्यूल से ही पढ़ा देता हूँ। देखो प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या होता है ना, आप अगर बहुत सारी मशीनरीज मंगवाते हो फॉर इंपोर्ट तो आप एक स्कीम का फायदा उठा सकते हो, डेट इज प्रोजेक्ट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट इंपोर्ट में एक आपको फिक्स रेट लगेगा सारी मशीनरीज के ऊपर। तो बस यही है प्रोजेक्ट इंपोर्ट, मतलब मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, अपार्टस, बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आप इनको प्रोजेक्ट इंपोर्ट में ला सकते हो और अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट में लाओगे तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपका जो असेसमेंट हो पाएगा वो बस प्रोजेक्ट इंपोर्ट का होगा और एक रेट लगेगा और इतनी आपको मचमच करने की जरूरत नहीं है। सर एक बात बताओ, 10 प्रोडक्ट में से अगर एक में एग्जम्पशन दिया है तो क्या प्रोजेक्ट इंपोर्ट में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा? भाई इंडिविजुअल एग्जम्पशन मिल जाएगा, भले आइटम्स आपके ग्रुप होके आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है सर, क्या क्या ला सकते हैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट में? मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, अपार्टस, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, ये सब लाके आ सकते हैं। और स्पेयर पार्ट्स कैन बी ब्रिंग अप टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो स्पेयर पार्ट्स आप मैक्सिमम 10% ऑफ वैल्यू ला सकते हो। ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? इंडस्ट्रियल, इरीगेशन प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ कुछ जजमेंट्स, सौराष्ट्र केमिकल्स वर्सेस सीसी, ये सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स की बात करता है। Section notes and chapter notes are a part of statute and are relevant in the classification of goods.
तो गुड्स के क्लासिफिकेशन में सेक्शन नोट्स एंड चैप्टर नोट्स काम आ सकते हैं। तो कस्टम टैरिफ चाहे तो सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स की मदद ले सकता है, और इन नोट्स हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन हेडिंग, मतलब भाई हेडिंग के ऊपर भी आपके सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स चलेंगे। सीसी वर्सेस मेस्ट्रो मोटर्स, टैरिफ हेडिंग इज स्पेशली मेंशन्ड इन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, द जनरल इंटरप्रेटिव रूल वुड बी एप्लीकेबल टू एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। फिर इफ एनी आइटम इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड विदाउट एनी टैरिफ हेडिंग द एग्जम्पशन वुड बी अवेलेबल, मतलब अगर कोई आइटम विदाउट टैरिफ हेडिंग है और अगर एग्जम्पशन है तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सीसी वर्सेस हैलिट पैकेट इंडिया सेल्स, ये बोलता है असेसी वॉज इंगेज इन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, नोटबुक्स बुलाते हैं जिसको, इसने नोटबुक्स मंगवाई विथ हार्ड डिस्क ड्राइवर। अब कंप्यूटर्स वर ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय सेपरेट कॉम्पैक्ट डिस्क कंटेनिंग द सेम सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर्स भी लेके आए जिनको यूज करेंगे, अगर हार्ड डिस्क फेल हो गई तो कंप्यूटर्स को लेके आएंगे भाई। तो असेसी ने सॉफ्टवेयर को सेपरेटली क्लासिफाई करा और एग्जम्पशन क्लेम कर ली। कोर्ट ने पता है क्या बोला, कोर्ट ने बोला भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कैसे आप लैपटॉप चलेगा कैसे, तो आप इसको लैपटॉप क्लासिफाई करो और लैपटॉप जैसा एक यूनिट क्लासिफाई करो, ऐसे अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते, ऐसा अपन ने रूल भी पढ़ा था, ठीक है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने बताया 1 2 3 ठीक है। तो ये 1 ये देखो 1 वाटर इंक्लूडिंग मिनरल वाटर, फिर ये 3 में वेराइटीज आ जाती है। डन, खत्म हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। ये चैप्टर आप 10-15 मिनट रिवीजन वीडियो देख लेना, बाकी तो इसमें ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट और कभी कभार अगर ये हेडिंग वेडिंग का कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत रेयरली है, तो टाइम पास चैप्टर है, महा सी कैटेगरी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, चांसेस तो इसके कम रहते हैं, ठीक है। चलो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट, इंटरेस्ट रेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला असेसमेंट का मतलब क्या होता है सर? असेसमेंट का मतलब कोई भी गुड्स का ड्यूटी निकालना, उसको बोलते हैं असेसमेंट। ड्यूटी, टैक्स, सेस, तो ड्यूटी को निकालने को ही क्या बोला जाता है? असेसमेंट बोला जाता है। सर कैसे क्या ड्यूटी निकलती है? भाई उस गुड्स का HSN क्या है, टैरिफ क्लासिफिकेशन क्या है, उस गुड्स की वैल्यू क्या है, क्या कोई एग्जम्पशन दिया गया है, क्वांटिटी क्या है, वेट क्या है, मेजरमेंट क्या है, गुड्स कहाँ से ओरिजिन हुए, और एनी अदर स्पेसिफिक फैक्टर, ये सबको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी गुड्स का असेसमेंट करते हैं। एंड असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट एंड एनी अदर असेसमेंट इन विच ड्यूटी असेस्ड निल, तो ये सब भी असेसमेंट में आ जाएगा। ये कस्टम, एयरपोर्ट, ये डेफिनेशन काम की नहीं है। ड्यूटीएबल गुड्स मतलब कोई भी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, तो उसको बोलते हैं ड्यूटीएबल गुड्स। तो ड्यूटी चार्जेबल तो है बट उसके ऊपर ड्यूटी पेड नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, गुड्स का मतलब वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल्दो करेंसी को गुड्स तो बोला गया है बट इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, ठीक है। पर्सन इंचार्ज, भाई पर्सन इंचार्ज मतलब जो गाड़ी चला रहा है, जो मालिक है यार। वेसल है तो वेसल, मास्टर ऑफ द वेसल। एयरक्राफ्ट, कमांडर और द पायलट इंचार्ज। रेलवे, ट्रेन, कंडक्टर, गार्ड, इनको बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। एनी अदर कन्वेंस, द ड्राइवर और अदर पर्सन इंचार्ज। अब भाई अपन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। स्टोर्स का मतलब जो हमारे वेसल और एयरक्राफ्ट में गुड्स यूज आते हैं, जैसे फ्यूल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, फिटिंग्स के आइटम हो गए, उनको बोला जाता है स्टोर्स। अब सेक्शन शुरू होता है बेटा, सेक्शन 29, अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। जो भी हमारा पर्सन इंचार्ज है वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी वेसल और एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं वो कस्टम पोर्ट पे ही आएंगे, जो कस्टम पोर्ट नोटिफाइड है। उसके अलावा अगर वो कहीं भी आए तो उसको स्मगलिंग बोला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो भाई,
फर्स्ट टाइम अराइवल इन इंडिया और एट एनी टाइम। और वो क्या कैरी कर रहा है सर, या तो पैसेंजर कैरी कर रहा है या तो कार्गो कैरी कर रहा है। तो वो कहाँ पे आएंगे सर, वो आएंगे एट कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। पर अगर बोर्ड परमिट करे तो कहीं दूसरी जगह पे भी आ सकते हैं। सर दूसरी जगह पे भी आ सकते हैं तो कुछ इमरजेंसी होगी। हाँ बेटा इमरजेंसी होगी। अगर हमारा वेसल का एक्सीडेंट है, हम बोल रहे नहीं कस्टम पोर्ट पे आना पड़ेगा, बोल रहे हमारी जान जा रही, तुम बोल रहे हो कस्टम पोर्ट पे आना पड़ेगा, तो एक्सीडेंट है, वेदर है, अनअवॉइडेबल कॉजेस हैं, तो आप चाहो तो कस्टम पोर्ट को छोड़ के, कस्टम एयरपोर्ट को छोड़ के कोई दूसरे पोर्ट पे भी लैंड कर सकते हो अगर आपको आपकी जान बचानी है। बट इस केस में आपको ध्यान रखना, जैसे ही आपका दूसरे पोर्ट पे आप लैंड तो कर गए, बट आपका अराइवल ऑफ वेसल और लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को बता देना या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को फटाफट से बता देना और लॉग बुक पूरी की पूरी दे देना कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर शल नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ सच ऑफिसर, ऑफिसर की कंसेंट के बिना आप ये जो गुड्स है ना इनको अनलोड नहीं कर सकते हैं, या जो पैसेंजर्स हैं इनको डिपार्ट नहीं कर सकते। फिर शल कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय सच ऑफिसर, तो जो भी ऑफिसर ने डायरेक्शन दिया उसको कंपाइल करना पड़ेगा। और कोई भी पैसेंजर विदाउट द कंसेंट भाई उस जगह से नहीं जा सकता। भाई जान माल का खतरा है, अभी रुक जाओ, कंसेंट वंसेंट लेने दो, फिर उसके बाद आप चले जाना। सर नथिंग इन दिस सेक्शन शल प्रोहिबिट द डिपार्चर ऑफ कन्वेंस पैसेंजर फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ गुड्स वेसल। भाई हेल्थ, सेफ्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, इन सब का अगर जान माल का आपको खतरा है तो भाई हम आपको जाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जान से बढ़कर क्या ही है दुनिया में, तो जान मान का खतरा है तो जाने देंगे, ये कंसेंट वंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 30 बोलता है अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट आप सबमिट करो। ठीक है, एक तो पैसेंजर की रिपोर्ट और एक गुड्स की रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल का जो पर्सन इंचार्ज है इंपोर्टेड गुड्स या एक्सपोर्टेड गुड्स जो कैरी कर रहा है, इसको प्रॉपर ऑफिसर को अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना है बिफोर अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। अभी वेसल एयरक्राफ्ट आया नहीं है, वेसल एयरक्राफ्ट के अराइवल के पहले। और व्हीकल के केस में मार्क माय वर्ड्स, व्हीकल के केस में जो आप इंपोर्ट रिपोर्ट दोगे ना वो विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल। तो व्हीकल के केस में आप 12 घंटे के बाद भी दे सकते हो, बाकी वेसल एयरक्राफ्ट में आपको बिफोर ही देना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर हमने ये प्रॉपर ऑफिसर को डिलीवर नहीं करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी नॉट एक्सीडिंग 50,000। सफिशिएंट रीजन है तो प्रूव करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम, भाई ये चाहे तो ऐसी पावर है अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ द सेम टू डिलीवर्ड इन एनी अदर मैनर। फिर सर अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, इन सब में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और जो भी आपका कंटेंट है वो ट्रू है। और अगर सर इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट निकला तो इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट निकला और कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तो आपको चेंज करने दे देंगे। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना भाई। अच्छा, सब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही होता है आइस गेट के पोर्टल पर। कस्टम में आइस गेट चलता है, जीएसटी में जीएसटी पोर्टल चलता है। वेसल अराइवल और इंपोर्ट, व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट एनी टाइम बिफोर, इलेक्ट्रॉनिक बस व्हीकल के केस में आप विद इन 12 आवर्स आफ्टर द अराइवल। ठीक है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा हुआ है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक होता है, मैनुअल के गए जमाने। फिर भाई अब पैसेंजर की डिटेल दो, आपने गुड्स की तो डिटेल दे दी, तो सेक्शन 30 बोलता है तो पर्सन इन चार्ज है वो पैसेंजर और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट उसकी पूरी रिपोर्ट बनाए, पैसेंजर का नाम, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन इन सच पर्टिकुलर्स एज मे प्रिस्क्राइब वो बताना पड़ेगा, नहीं बताया तो 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 31 बात करता है सर इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल द एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड। भाई आप गुड्स को तब तक अनलोड नहीं कर सकते जब तक आपको एंट्री इनवर्ड नहीं मिल गया हो। तो एंट्री इनवर्ड मिलेगा तो ही आप गुड्स को अनलोड करना, क्योंकि एंट्री इनवर्ड से ही तो रेट डिसाइड होता है। बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, याद है कि भूल गए? तो सर द मास्टर ऑफ द वेसल शल नॉट परमिट द अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स
until the entry inward has been granted. Sir, no order under subsection 1 shall be given until an arrival manifest or import manifest has been delivered. तो ऑर्डर ही नहीं मिलेगा जब तक अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट डिलीवर कराओ, ठीक है. बट एनिमल्स, मील बैग्स, पेरिशेबल गुड्स, हजार्डस गुड्स, इसमें कोई एंट्री अनवार्ड नहीं लगेगा. ऐसे विदाउट एंट्री अनवार्ड भी अनलोड हो सकते हैं. सेक्शन 32 बोलता है इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन्ड इन अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट. भाई जो आपने इंपोर्ट रिपोर्ट में गुड्स बोले थे बस वही आप लोड कर सकते हो. अगर वो गुड्स मेंशन्ड ही नहीं है आपके अराइवल मैनिफेस्ट में तो उसको आप लोड नहीं कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर. सर अप्रूव प्लेसेस पे ही, मतलब अनलोड जो लोडिंग होगी वो अप्रूव प्लेसेस पे ही होगी भाई, कस्टम पोर्ट पे ही होगी. कस्टम पोर्ट के बिना कहीं दूसरी जगह पे नहीं हो सकती अनलोडिंग. बट सर अगर दूसरी जगह पे लोड कर रहे हो तो कस्टम ऑफिसर का सुपरविजन रहेगा. और इंपोर्टेड गुड्स शैल नॉट बी लोडेड अनलोडेड फ्रॉम एक्सपोर्टेड गुड्स शैल नॉट बी लोडेड ऑन. हाँ ये तो सिंपल है, दूसरी जगह पे नहीं. अगर आप कहीं पे भी अनलोडिंग कर रहे हो, कस्टम प्लेसेस पे अनलोडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर ऑफिसर का सुपरविजन होगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा, ठीक है. फिर बोर्ड गिव जनरल परमिशन, प्रॉपर ऑफिसर गिव स्पेशल परमिशन. कुछ कुछ परमिशन के बाद आप विदाउट सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर भी अनलोड कर सकते हो. जो भी गुड्स वाटर बॉर्न है, नो इंपोर्टेड गुड्स शैल बी वाटर बॉर्न फॉर बीइंग लैंडेड फ्रॉम एनी वेसल and no exported goods which are not accompanied by shipping bull shall be waterborne for being shipped unless the goods are accompanied by boat note in the prescribed form. सर ये क्या है? ये देखो क्या होता है ना, बहुत बार बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, हजार्डस गुड्स होते हैं, तो वेसल बर्थ पे आ नहीं पाता. अब वेसल बर्थ पे आ नहीं पा रहा है तो उसके लिए क्या करा जाता है ना, छोटी छोटी बोट्स का बंदोबस्त करा जाता है जिनको बोलते हैं लाइटर्स. आपने पढ़ा होगा ना लाइटरेज चार्जेस वैल्यूएशन में, तो जो छोटी छोटी बोट्स है ना उनको बोला जाता है लाइटरेज चार्जेस. तो सेक्शन 35 बोलता है कि कोई भी इंपोर्टेड गुड्स शैल बी वाटर बॉर्न for being loaded in any vessel and no export good which are not accompanied by shipping bill shall be waterborne for being shipped unless the goods are accompanied by boat note. मतलब भाई हम आपको छोटी छोटी बोट्स में गुड्स को लेके जाने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है. हाँ बस आपको क्या लेके आना है, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है बोट नोट, बस वो आपके पास होना चाहिए. और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो सारी रिक्वायरमेंट्स माफ कर सकता है. सेक्शन 36 रिस्ट्रिक्शन ऑन अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन हॉलीडे. भाई ना तो गुड्स संडे को लोड अनलोड होंगे या कोई हॉलीडे पे अनलोड लोड होंगे. बट सर होस्ट अच्छा नॉर्मल आवर्स में ही होंगे. वर्किंग आवर्स के बाद कराया तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम फीस. याद है जीएसटी में बताया था एग्जम्पशन मिलता है. फिर सर अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ बैगेज अकम्पनिंग अ पैसेंजर मेंबर ऑफ क्रू मेल बैग्स, इनके ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी, ये तो भाई नॉर्मल गुड्स हैं. सेक्शन 37 बोलता है पावर टू बोर्ड कन्वेंस. सर प्रॉपर ऑफिसर बोर्ड एनी कन्वेंस कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स. टाइम पास. सेक्शन 38 डॉक्यूमेंट्स आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है. प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. सेक्शन 45 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ इंपोर्टेड गुड्स. जितने भी हमारे इंपोर्टेड गुड्स हैं, ऑल द इंपोर्टेड गुड्स अनलोडेड इन अ कस्टम एरिया shall remain in the custody of such person as may be approved by प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम. तो भाई जो गुड्स कस्टम एरिया में पड़े हैं वो कस्टोडियन की कस्टडी में पड़े होंगे, उसके बिना गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं कराया जाएगा. और जो भाई कस्टोडियन है उसको हर गुड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कॉपी देनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को. अच्छा इस गुड्स को ये कस्टम एरिया से रिमूव नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल इसके पास राइटिंग में परमिशन हो. और कस्टोडियन भाई आपको गुड्स को टैली भी करना है
और एक रिपोर्ट बनानी है जिसको बोलते हैं आउट टर्न स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आगे सर इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फर्ड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर गुड्स पिल्फर्ड हो गए एंड अनलोडिंग देयर ऑफ इन कस्टम एरिया, तो इस केस में सर जो भी चोरी हुई है उसकी जो ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी एट द रेट ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। सर कौन ड्यूटी इसकी पे करेगा, तो कस्टोडियन जनरली इसकी ड्यूटी पे करता है। सेक्शन 46 एंट्री ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्टेशन, ये बोलता है कि भाई द इंपोर्ट ऑफ एनी गुड्स अदर देन फॉर ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट। ये बताऊंगा ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, अभी थोड़ा वेट करना। आपको इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन आइस गेट पे फाइल करनी है, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं कर पा रहे हो तो टू बी प्रेजेंटेड इन एनी अदर मैनर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर अगर हमारे इंपोर्टर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास सारे डिक्लेरेशंस नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो एंट्री से पहले पहले गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, और गुड्स को चाहे तो पब्लिक वेयरहाउस में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री में सारे गुड्स मेंशन होंगे, जो बिल ऑफ लोडिंग में मेंशन है वही बिल ऑफ एंट्री में मेंशन होंगे। फिर इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करेगा, बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज प्रिसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव एट विच गुड्स आर टू बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। भाई ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर आज की तारीख है 24 अप्रैल, तो बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रिसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट वेसल कैरिंग द गुड्स अराइव, तो 24 अप्रैल को अगर वेसल एयरक्राफ्ट आया तो इसके एक दिन पहले 23 अप्रैल, और अगर 23 अप्रैल को छुट्टी है तो फिर 22 अप्रैल, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड in such cases prescribe different time limit for preceding presentation of bill of entry which shall not be later than the end of the day of such arrival। भाई अलग अलग बोर्ड टाइम लिमिट बता सकता है, और नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल मतलब 24 के बाद नहीं हो सकता, उसके 24 तारीख। और बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग द 30 days प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल और व्हीकल। सर ये जो 24 अप्रैल है 23 अप्रैल तक प्रेजेंट करनी है, और इसके 30 दिन पहले, तो 30 दिन पहले 24 6 दिन, तो 6 दिन 25 है ना, तो 25 मार्च एक बार देख लेना आप, दिन तो मैंने सही गिने हैं। तो ये जो 25 मार्च है, 25 मार्च से लेकर 24 अप्रैल, 25 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ। सर अगर बिल ऑफ एंट्री हमने इस टाइम पीरियड पे प्रेजेंट नहीं करी तो चार्जेस दे देना लेट पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री के। इंपोर्टर जब बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। इंपोर्टर को क्या क्या इंश्योर करना है, जो इंफॉर्मेशन दी है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर कंप्लायंस विद द रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको कंपाइल करा है, और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तो वो बिल ऑफ एंट्री को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर कोई गड़बड़ है तो आप चेंज भी कर सकते हो। 3 टाइप के बिल ऑफ एंट्री होती, वाइट, येलो, ग्रीन। होम कंजम्पशन के लिए वाइट, वेयर हाउसिंग इनटू बॉन्ड के लिए येलो, और वेयर हाउस गुड्स को जब क्लियर कराओगे तो ग्रीन। सर ये सब कारनामे कहाँ पे होने वाले हैं, आइस गेट पे होने वाले हैं, और सीबीआईसी ने एक पेपरलेस ट्रांजैक्शन के लिए ई संचित पोर्टल नोटिफाई करा है। अब ये इंपोर्ट प्रोसीजर का चार्ट है। इंडियन कस्टम स्टेशन पे गुड्स आ गए, इंपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट देना, एंट्री इनवर्ड ग्रांट होगा, गुड्स का अनलोडिंग होगा अंडर सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर एट अप्रूव्ड प्लेसेस ऑन वर्किंग डेज वर्किंग आवर। फिर गुड्स कस्टोडी के कंट्रोल में बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, होम कंजम्पशन के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, ट्रांसशिपमेंट। ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट मतलब वेसल चेंज हो रहा है। बहुत बार वेसल खराब हो जाता है तो एक वेसल से दूसरे वेसल में जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ एंट्री। ड्यूटी का पेमेंट करो, होम कंजम्पशन, और फिर होम कंजम्पशन का क्लियरेंस ऑर्डर हो जाएगा। बधाई हो, बधाई बोलो, माता रानी की जय।
सेक्शन 47 बोलता है होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर कराया जाएगा, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट गुड्स एंटर फॉर होम कंजम्पशन आर नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, इंपोर्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है तो प्रॉपर ऑफिसर क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। और सर ये क्लियरेंस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ड्यूटी को डिफर भी कर सकते हो। अमेजोन जैसा है सर ये, हाँ अमेजोन जैसा है कि आप ड्यूटी को डिफर भी कर सकते हो और किसी किसी खास लोगों के लिए डिफरमेंट है। फर्स्ट से 15 डे ऑफ मंथ आपको 16 तारीख को देना है। मतलब अगर मैं बात करूं अप्रैल की तो फर्स्ट से 15 अप्रैल 16 अप्रैल को देना है। 16 डे टिल द लास्ट डे ऑफ द मंथ तो 16 अप्रैल के बाद मई तो फिर आपको 1 मई को देना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कि सर मार्च ईयर एंड होता है, क्लोजिंग होती है, तो वहां पे हम आपको एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं देंगे। 31 मार्च को आप फाइनल ड्यूटी पे कर देना, ठीक है सर। अगर आपने इसमें डिफॉल्ट करा मोर देन वंस इन 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में आपने मोर देन वंस डिफॉल्ट करा तो ये डिफर्ड पेमेंट का आपको ऑप्शन अलाउड नहीं होगा। और सर एलिजिबल इंपोर्टर शैल मेक डिफर्ड पेमेंट इफ ही हैज पेड द ड्यूटी और पेड द डिफरेंशियल ड्यूटी। ये क्या बोल रहा है सर, आपको परमिट तभी करा जाएगा जब आपने जो डिफर्ड पेमेंट अगर पूरी ड्यूटी पे कर दी विद इन ड्यू डेट और जो डिफरेंशियल ड्यूटी है वो भी आपने रीपे कर दी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, रीअसेसमेंट का जो इंटरेस्ट लगा विद इन 1 डे। फिर सर इंपोर्टर शेल पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करी फॉर होम कंजम्पशन के लिए तब विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज रिटर्न टू हिम बाय प्रॉपर ऑफिसर। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट 1 दिन का समय दिया है। और डिफर्ड पेमेंट तो वो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि डिफर्ड पेमेंट में कितना क्या पे करना रहता है। और अगर आपने ड्यूटी नहीं पे करी तो इंटरेस्ट लग जाएगा नॉट लेस देन 10% बट नॉट एक्सीडिंग 36%। 10 से 36% के बीच इंटरेस्ट लगता है। सर अभी कितना रेट नोटिफाइड है? 15% का रेट नोटिफाइड है। ये कुछ काम का नहीं है। सेक्शन 48 सर गुड्स अगर हमने क्लियर नहीं करा है 30 दिन के अंदर अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपने गुड्स 30 दिन के अंदर अंदर क्लियर नहीं करा है तो आपके गुड्स को भारी बाजार में नीलाम करके प्रॉपर ऑफिसर बेच देगा। और एनिमल पेरिशेबल हैजार्डियस गुड्स, आर्म्स, एनिमेशन, इनको तो हम फटाफट से बेच देंगे। वैसे ही अभी पहलगाम में खतरनाक अटैक हो रहा है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। तो सर ये एनिमल पेरिशेबल गुड्स, हजार्डस गुड्स, आर्म्स, एनिमेशंस, इन सबको बेच दिया जाएगा। इधर 30 दिन का परमिशन भी नहीं लगेगा। फिर स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन वेयर हाउस पेंडिंग क्लियरेंस। सर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, आपको अगर आपने वेयर हाउस से गुड्स क्लियर नहीं कराया तो भाई जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि गुड्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द डिपॉजिट इन वेयर हाउस विद इन द रीजनेबल टाइम। तो हम इसको पब्लिक वेयर हाउस में रखेंगे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। पब्लिक वेयर हाउस में गुड्स को रखा जाएगा नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, उसके बाद हम आपके गुड्स को बेच देंगे। स्टोर्स, सर स्टोर्स को आप रख सकते हो, डिक्लेरेशन दे देना, स्टोर्स के ऊपर आपकी कोई ड्यूटी व्यूटी भी नहीं लगेगी। सेक्शन 17 असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। सर कोई भी इंपोर्टेड गुड्स 46 में आए या एक्सपोर्टेड गुड्स आए या सेक्शन 85 स्टोर्स, आपको सबसे पहले सेल्फ असेस करना है। तो ड्यूटी हमेशा जीएसटी हो, कस्टम हो, सेल्फ असेस खुद ही आपको ड्यूटी निकालनी पड़ती है। और ड्यूटी निकालने के बाद, एंट्रीज करने के बाद आपको ड्यूटी पे करनी है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बाद लगता है सेल्फ असेसमेंट ढंग से नहीं हुआ है तो प्रॉपर ऑफिसर ड्यूटी को रीअसेस कर सकता है। और रीअसेसमेंट ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू द सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर, तो आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर मिलेगा विद इन द 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट। आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर मिलेगा और आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ काम का नहीं। सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, ध्यान से सुनना, बहुत काम का है। और मुझे पता नहीं अंदर से लग रहा है इस बार इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम में प्रोविजनल असेसमेंट का कस्टम से आएगा। सर अगर आप खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो
या ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि भाई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स आर सब्जेक्ट टू एनी केमिकल और अदर टेस्ट, या आपने सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं करे या नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करे, तो आपका प्रोविजनली ड्यूटी असेस करी जाएगी और सिक्योरिटीज आपको देनी पड़ेगी। अब प्रोविजनल ड्यूटी असेस करने के बाद फाइनल ड्यूटी असेस होगी। अब दो बातें होगी, या तो फाइनल ड्यूटी ज्यादा निकली, प्रोविजनल कम निकली, पे कर दो। प्रोविजनल ज्यादा पे करी, फाइनल कम निकली, तो बहुत बढ़िया, आपको रिफंड मिल जाएगा। हाँ, ये सिंपल है। ये देखो फाइनल, अब फाइनल एडजस्ट कर देंगे, पे कर देंगे। वेयर हाउस गुड्स के केस में भी ऐसा ही होगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एक्सेस ड्यूटी। इंटरेस्ट, ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूं राजा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हमारा प्रोविजनल ड्यूटी और फाइनल ड्यूटी में डिफरेंस है, सपोज करो 24 अप्रैल को प्रोविजनल ड्यूटी हुआ और फाइनल ड्यूटी सपोज करो 28 मई को फाइनल हुआ, और हमने पेमेंट करा 2 जून को। अब अगर 2 लाख का एक्सेस पेमेंट करना है तो 24 अप्रैल से ब्याज नहीं लगेगा, अप्रैल की पहली तारीख से ब्याज लगेगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर फाइनल जब ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हो तब तक आपका इंटरेस्ट लगेगा 15% के रेट से। और रिफंड तो भाई अगर इन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर रिफंड दे दिया, 3 महीना कहां से, फाइनल असेसमेंट से, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट दिया तो 3 महीने जब खत्म हुए उसके बाद से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये देखो विद इन 3 मंथ्स दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अब इधर रेट है 15% लेने का, और देने का रिफंड का कितना है 6%। अब इसमें ना मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराना चाहता हूं। क्यों करा रहा हूं सर मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को अंदर से लग रहा है कि इस बार ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो ध्यान से, प्रोविजनल असेसमेंट कब हुआ राजा, 12 को, फाइनल हुआ 2 फरवरी को। ड्यूटी डिमांड फर्स्ट कंसाइनमेंट 180। अब फर्स्ट कंसाइनमेंट में ड्यूटी डिमांड करिए 1,80,000। सुनना ध्यान से, प्रोविजनल हुआ है 12 दिसंबर को, प्रोविजनल की पहली तारीख उठाओ 1 दिसंबर से लेकर ब्याज कब तक लगेगा सर, आपने पेमेंट कब करा ड्यूटी डिमांडेड का, 5 फरवरी, मतलब 1 दिसंबर से 5 फरवरी का ब्याज लगेगा। दिन कैसे गिनने, नॉर्मली दिसंबर में 31, जनवरी में 28, ओ सॉरी दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 5, 31 31 62, 62 और 5 67, 67 1,80,000 इंटू 15% इंटू 67 डिवाइडेड बाय 365। ये ध्यान रख लेना आप। एक और चीज सर, व्हाट अबाउट रिफंड, भाई फाइनल असेसमेंट हुआ 2 फरवरी, इसमें 3 महीने गिन लो, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई। आपको रिफंड ही 28 अप्रैल को मिल गया, भूल जाओ, आपको कोई ब्याज, रिफंड पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पर सपोज करो आपको 5 मई को मिलता तो आपको 2 मई के बाद 3 दिन का इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाली बात एग्जाम में आ सकती है। सर ये वही अनजस्ट एनरिचमेंट का मामला, अनजस्ट एनरिचमेंट का क्या मामला होता है, तो सिंपल सा अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में अमाउंट क्रेडिट न करते हुए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को दिया जाएगा अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने ये पास ऑन नहीं करा है, इंडिविजुअल ने पर्सनल यूज के लिए ड्यूटी पे करी है, इट इज बॉर्न बाय बायर, एक्सपोर्ट ड्यूटी स्पेसिफाइड इन 26, और इट इज अ केस ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी। फिर सेक्शन 99A बात करता है ऑडिट की, तो प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट कर सकता है इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स। और सर ऑडिटी का मतलब क्या होता है भाई, पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर दिस सेक्शन। फिर सर फेसलेस असेसमेंट, ये तो डायरेक्ट टेक्स्ट में पढ़ा होगा, पर ये ध्यान रखना फेसलेस असेसमेंट मतलब प्रॉपर ऑफिसर और असेसी को मालूम ही नहीं होगा कौन आपका असेसमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि क्यों आया भाई फेसलेस असेसमेंट। सबसे पहले फिजिकल इंटरफेस कम होना चाहिए, रिश्वतबाजी कम हो, कस्टम क्लियरेंस फटाफट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो जाए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट, इंदौर में कोई असेसमेंट कर रहा है, मुंबई में कोई असेसमेंट कर रहा है, सेम असेसमेंट होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, और सेक्टर स्पेसिफिक और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सर डिपार्टमेंट चाहती है कि सेक्टर स्पेसिफिक और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करें, कम्युनिकेशन से उसको प्रमोट नहीं करें। ठीक है, ये की ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना। फिर
पेमेंट ऑफ ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी। सर आप जो भी डिपॉजिट करेंगे ड्यूटी इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर सम पेबल बाय पर्सन, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा ई कैश लेजर, जैसे हमारा जीएसटी में होता है। फिर जो ई कैश लेजर में पैसा है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ई कैश लेजर का जो बैलेंस बच गया वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ डिपॉजिट्स को एग्जिम्ट करा जाएगा, इतना कुछ काम का नहीं है। सर लेजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट, तो आपको जो भी ड्यूटी क्रेडिट्स हैं वो इस लेजर में मिलेंगे। भाई ड्यूटी अगर आपकी माफ़ कर दी गई, आपने मटेरियल को मैन्युफैक्चर में यूज़ करा या कुछ प्रोसेसिंग में यूज़ करा, एक्सपोर्ट करा, तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहेंगे तो आपको ड्यूटी क्रेडिट मिलेंगे। ये जो ड्यूटी क्रेडिट है ना, इसको आप समझो पॉइंट्स, वो क्रेडिट कार्ड को खर्चा करते हो तो पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो ये ड्यूटी क्रेडिट आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। उसके बाद एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर ले जाना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का भी ऐसा ही प्रोसीजर है। सेक्शन 39 एक्सपोर्ट में एंट्री आउटवर्ड है, वहाँ पे एंट्री इनवर्ड था, बैगेज मेल बैग्स को छोड़ के। सर एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलेस ड्यूटी पास बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो प्रॉपर ऑफिसर को ड्यूटी पास करनी पड़ेगी। फिर डिपार्चर मैनिफेस्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये एज इट इज इम्पोर्ट जैसा ही है तो इसमें कुछ इतना काम का नहीं है। नो कन्वेंस टू बी लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर, हाँ ठीक है। हाँ एक बार ये ध्यान दो, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट, एक्सपोर्ट इतना काम का नहीं है। देखो ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। भाई ट्रांजिट में आपकी शिप रुकी है और शिप रिपेयर हुई है और वही शिप आगे गई है। ट्रांसशिपमेंट में आपकी शिप खराब हो गई है और अब आपका जो माल है वो आप दूसरी शिप में लोड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट थोड़ा सा खतरनाक है, ट्रांजिट थोड़ा सा लिटरल है, लाइबल है। तो सेक्शन 53 ट्रांजिट, 54 ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट में आपका गुड्स सेम कन्वेंस पे, ट्रांसशिपमेंट में आपका लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस पे गुड्स जा रहा है। ट्रांजिट ऑफ गुड्स, भाई रिकॉर्ड्स की कंटिन्यूटी रहेगी। ट्रांसशिपमेंट में रिकॉर्ड्स की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, भाई गुड्स से दूसरे कन्वेंस को ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे कोई बिल रिक्वायर्ड नहीं है। और सर ट्रांजिट हो या ट्रांसशिपमेंट हो, आपका ड्यूटी तो लगेगी, जैसे नॉर्मल ड्यूटी लगती है वैसे ही उस नॉर्मल गुड्स पे ड्यूटी लगेगी, अलग से कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, मैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एज इट इज़ वैसा ही है जैसा इंपोर्ट प्रोसीजर है, और एक्सपोर्ट प्रोसीजर एग्जाम में आने जैसा भी नहीं है, पर फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। शिपिंग बिल फाइल करो, उसके बाद ड्यूटी अगर पेबल है तो पे कर दो। प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, गुड्स आर नॉट प्रोहिबिटेड, एक्सपोर्टर हैज पेड द ड्यूटी। फिर गुड्स आर लोडेड इन द कन्वेंस विद द परमिशन ऑफ पर्सन इन चार्ज। फिर एंट्री आउटवर्ड ग्रांट होगा। फिर उसके बाद पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट रिपोर्ट डिलीवर करेगा। फिर रिटर्न ऑर्डर परमिटिंग द कन्वेंस कि भाई कस्टम स्टेशन छोड़ के चले जाओ, और बस फिर हो गया आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, अब है ना एक और चीज़ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स के बाद इस चैप्टर में देखो देखो बैगेज रूल्स क्या होते हैं ना। बैगेज रूल्स का मतलब सिंपल इतना है, हम कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर से लेके आ रहे हैं उसको बोलते हैं बैगेज रूल्स। ठीक है, कोई भी आम आदमी इंडिया के बाहर घूमने जा रहा है और घूमने जाने के बाद कितने गुड्स लेके आ सकता है। सबसे पहला रूल नंबर 3, भाई इंडियन रेसिडेंट, फॉरेन रेसिडेंट और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग एन इन्फेक्ट। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फॉरेनर हो, इंडिया में रिसाइड करते हो, आप 50,000 रुपये के गुड्स फ्री ऑफ ड्यूटी ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट सिर्फ 15,000 तक के गुड्स ला सकते हैं, और अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार यहां के हो तो भी आप सिर्फ 15,000 तक के गुड्स ला सकते हो,
15,000 के ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सर कितनी ड्यूटी लगती है? 38.5%, 35% BCD और उसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो 38.5% की ड्यूटी लगती है। ठीक है, फ्री ऑफ ड्यूटी, इन आर्टिकल्स पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स जितने लाने नाउ, 50,000 की लिमिट्स भी नहीं देखनी है। ट्रैवल सोविनियर्स और आर्टिकल्स इफ कैरिड ऑन इन पर्सन अकम्पेन्ड बैगेज, तो आप अकम्पेन्ड बैगेज साथ में लेके आ सकते हो अप टू अ वैल्यू ऑफ ये 50, 15, 15। ठीक है, फिर इन्फेंट पैसेंजर, बच्चा ओनली यूपीई अलाउड, दैट इज यूज्ड पर्सनल इफेक्ट अलाउड। ठीक है, एक पैसेंजर का जीएफए दूसरे पैसेंजर के जीएफए के साथ लिमिट नहीं होगा। जीएफए मतलब ये अलाउंस 50,000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं अपन? जीएफए, जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस। फिर ज्वेलरी, अब ज्वेलरी कितनी ला सकते हो भाई? अगर कोई भी पैसेंजर रिसाइडिंग इन अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर, ये ध्यान रखना, 1 साल से अगर ज्यादा रहते हो तो आपको ज्वेलरी, एक्स्ट्रा और ज्वेलरी ला सकते हो। जेंटलमैन अप टू 20 ग्राम विथ अ वैल्यू कैप ऑफ 50,000। लेडी है तो अप टू 40 ग्राम विथ अ वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर सर ये ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, ये कुछ काम का नहीं है। हाँ, क्रू मेंबर, तो भाई जो क्रू मेंबर है ना, वो ये चॉकलेट, चीज, कॉस्मेटिक ला सकते हैं पर्सनल फैमिली यूज के लिए अप टू अ वैल्यू ऑफ 1500 रुपीज, 1500 या उससे कम ला सकते हैं। अब ये एनेक्चर है, देखो फायर आर्म्स एंड देयर कार्टेज 50 या 50 से कम, सिगरेट 100 से ज़्यादा, सिगार 25, टबैको अल्कोहलिक 2 लीटर, गोल्ड सिल्वर फ्लैट पैनल। फिर ये एनेक्चर 2, एनेक्चर 3, एनेक्चर 1 ध्यान रखना। सर ये क्या बोल रहा है भाई? देख सिंपल है, जो आपका जनरल बैगेज है ना, उसमें कितने तक की वैल्यू अकोमोडेट हो सकती है। सपोज करो हम लेके आए फायर आर्म्स 60 और ये लेके आए हम 30,000 रुपीज की, मतलब एक हुई 500 रुपए की। तो भाई आप अपने जनरल बैगेज में कितनी अलोकेट कर सकते हो? 50 अलोकेट कर सकते हो, 50 से ज्यादा अलोकेट नहीं कर सकते हो। तो 30,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 50, मतलब 25,000 तक की तो जनरल बैगेज में अलोकेट हो जाएगी। और ये जो बाकी 5,000 है ना, इसके ऊपर आपको फ्लैट ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो भी आपकी ड्यूटी लगेगी, जनरली इनके ऊपर 100% ड्यूटी लगती है, तो वो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये मतलब है कि ये अपन मैक्सिमम ला सकते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, हम एक लैपटॉप कंप्यूटर ला सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन ब्रिंग अप टू 1 लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है सर, बैगेज के कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ ये देखो, बैगेज के 1-2 क्वेश्चन हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर अनिल एंड हिज वाइफ आर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टू इंडिया आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। गोल्ड ज्वेलरी, हाँ भाई ला सकते हैं, जेंटलमैन और लेडी, वो याद रखना आप, वो जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ ये देखो, जॉर्ज ऑफ फॉरेन ओरिजिन, भाई फॉरेन ओरिजिन है मतलब 15,000 की लिमिट लगेगी। ट्रैवल सोविनियर्स, ये तो आप ऐसे ही लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन इन पर्सन, भाई 1.5 लाख रुपए कैरिड ऑन इन पर्सन। ठीक है, 120 स्टिक ऑफ सिगरेट्स, भाई हम सिगरेट्स कितनी ला सकते हैं? 120 स्टिक लेके आए ना ये, तो देखो एनेक्चर 1 में कितना सिगरेट्स, 100 स्टिक्स तो आप जनरल पूल में अलोकेट करो। 100 स्टिक्स के बाद आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो 100 इंटू 100 डेट इज 10,000 रुपए। फिर उसके बाद फायर आर्म्स विथ 100 कार्टिजेस, वैल्यू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ कार्टिजेस एट द रेट 500, भाई 50 कार्टेज अलाउड है, 25,000 की कार्टेज अलाउड है। अब देखना आप ध्यान से, 1.5, 10 और 25 तो 27, 1.5 लाख, 10 लाख और 25,000। ये देखो 1.5 लाख, 10,000 और 25,000, ये हो गया 1,85,000। इसमें से 15,000 तो फ्लैट माइनस कर देना, अब 170 बचा, उस पर 38.5% का आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। अब डाउट ये आएगा कि सर वो जो गुड्स बच गए वो, भाई उस पर 100% ड्यूटीज लगेगी। वो जो फायर आर्म एक्सीडिंग 50 है, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 है, उन पे 100% ऑफ ड्यूटी लगेगी। और फूको चिल्लम है ना, तो भाई ध्यान से लाना पड़ता है यार। ये देखो, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, इंडियन रेसिडेंट हु वाज ऑन विजिट। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लैपटॉप कंप्यूटर ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्वेलरी 25 ग्राम परचेज इन चाइना,
भाई ये तो 6 महीने के बाद ही आ गई, साल भर की बात थी तो 6 महीने के बाद आ गई, इसको तो हम पूल में जोड़ेंगे 75,000। म्यूजिक सिस्टम 50,000, इसको भी जोड़ेंगे 75, 50, 50 माइनस करके 75,000 पे 38.5% की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो देखो भाई, ये देखो नील 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 75, 50, 75,000 पे 38.5% की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो लॉटरी खुल जाएगी आपकी। फिर सर, आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर अ मंथ मिसेस एंड मिस्टर अय्यर ब्रॉट टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर वैल्यूड एट 70,000, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट एंड अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर 58,000। भाई लैपटॉप कंप्यूटर ला सकते हो, यूज पर्सनल इफेक्ट ला सकते हो, और पर्सनल कंप्यूटर है 58,000 का। अब इसको आधा आधा तोड़ के तो लाओगे नहीं, किसी एक को तो लाना पड़ेगा, तो बस ये 58,000 के ऊपर तो ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। इसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तोड़ के लाओ फिर कंप्यूटर। सर तोड़ के कैसे लाएंगे, हाँ तो वही तो बात है। तो ये इन्होंने बताया होगा यहाँ पे 58 में से 50 गए, 8,000, 38.5 पे इसका ड्यूटी लग जाएगा। डन। बस इसी के साथ हमारे तीनों चैप्टर और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ खत्म होते हैं। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है आपका, और जैसे ही आप जीएसटी विद साहिल चैनल पे जाओगे A to Z आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और ये सारे प्लेलिस्ट में जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, कस्टम के रिवीजन लेक्चर्स भी हैं, और अपना टेलीग्राम पे एक चैनल है जीएसटी विद साहिल। राजा आपको जीएसटी में कोई भी दिक्कत है, सीए फाइनल में आपको इतना सा भी डाउट है जीएसटी में, पूछ लेने का। अपनी जीएसटी में इतनी मास्टरी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो माता रानी की दया से आपको पास होना है, अब कुछ भी हो जाए। आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, हम भी हमारे पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे से नहीं पढ़े हैं पर यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं पूरा दिलो जान से एफर्ट्स लगा रहा हूँ। राजा अब आखिरी के दिन है, माता रानी आप सबको पास करे, और पास होना ही है अब आपको, चाहे जो हो जाए, कैसी भी तैयारी चल रही हो। बस आप ये इंश्योर करो कि कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें, और 1.5 डेज को प्लीज़ प्लान आउट कर दो। ये अगर आपने 1.5 डेज प्लान नहीं कराना तो राजा दिक्कत हो जाएगी। पूरा 1.5 दिन अभी से प्लान करके रखो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो कंजूसी मत करो, वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।